Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on fats and oil. And fats and oil टॉपिक के ऊपर आज मैं मेनली एक एनालिटिकल कांस्टेंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इस एनालिटिकल कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर आज हम लोग देख लेंगे ऐसा तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं और ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोडीन वैल्यू, आरएम वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू। तो ये तीन इंपॉर्टेंट का पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले और ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने से पहले और कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ है सभी वीडियोज़ को देखें और उससे समझें और उसके बाद भी उसका मन के अंदर नंबर ऑफ डाउट एंड क्वेश्चन है तो मुझे मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी देख लेते हैं जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाते हैं और जब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूछा जाए तो हमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये है आयोडीन वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाएंगे और जान लेंगे आयोडीन वैल्यू है क्या। सो द आयोडीन वैल्यू जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ IV। क्यों IV? क्योंकि आयोडीन का I यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और V का हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। सो द आयोडीन वैल्यू गिव ए मेजर ऑफ द एवरेज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड। The higher the iodine value, greater the number of carbon-carbon double bond. By definition, we can say the iodine value is expressed as gram of iodine adsorbed per 100 gram of lipid. So we can also say the iodine value is directly proportional to degree of unsaturation, that means the number of double bond, and inversely proportional to the melting point of the liquid. दैट मीन्स इसे हम लोग और भी सिंपल तरीके से इसे ऐसे याद रख सकते हैं जो आयोडीन वैल्यू है क्या। सो आयोडीन वैल्यू की फ़ायदा क्या है, आयोडीन वैल्यू से हमें क्या पता चलते हैं। सो द आयोडीन वैल्यू क्या है? आयोडीन वैल्यू मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट दैट वैल्यू इज एक्सप्रेस एज ग्राम ऑफ आयोडीन एडजॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ लिपिड। लेकिन क्वेश्चन इस जगह पे जनरेट होते हैं जो हमें आयोडीन वैल्यू के बारे में जान के हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलते हैं, हमें क्या फ़ायदा मिलते हैं। तो आयोडीन वैल्यू से हमें ये पता चलते हैं जो हम लोग फैट ले रहे हैं उस फैट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ ही साथ हमें ये चीज़ याद रखना है जो आयोडीन वैल्यू हर टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कोई भी फैट एंड ऑयल की जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख पाएंगे और कोई भी फैट एंड ऑयल की जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होंगे उस जगह पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इन्वर्सली उसका प्रोपोर्शनल होगा। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया आयोडीन वैल्यू क्या है और इसके साथ ही साथ हम लोग समझ लिए जो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द आयोडीन वैल्यू। एंड इस जगह पे हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है जो आयोडीन वैल्यू हम लोग कोई फैट एंड ऑयल के निकाल रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन सी टाइप के केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख पाएंगे। तो जनरली जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर आयोडीन वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये रिएक्शंस किसके प्रेजेंस पे करेंगे, आयोडीन के प्रेजेंस पे करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर आयोडीन के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो यहाँ पर रिएक्टेंट में है जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग जो आयोडीन के साथ यहाँ पर रिएक्शंस कर रहे हैं ये आयोडीन यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जब हम लोग कोई भी फैट एंड ऑयल के आयोडीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका रिएक्शंस हम लोग किस तरीके से देख पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जब भी हम लोग कोई फैट एंड ऑयल के आयोडीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका प्रोसीजर्स क्या होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किए जब हम लोग सॉफ्टनिफिकेशन वैल्यू निकालते हैं, जब हम लोग एस्टर वैल्यू निकालते हैं तब मैंने बोला जो वहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एक सॉल्यूशन हमारा होगा यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशन एंड दूसरा होगा हमारे यहाँ पर ब्लैंक सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें टेस्ट सॉल्यूशन
और ब्लैंक सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था, जब हमें ब्लैंक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उस जगह पे हमें सभी कुछ एडिशंस करना है, सभी कुछ रिएजेंट एडिशंस करना है, सिर्फ उस ब्लैंक सोल्यूशन के अंदर हमें सैंपल एडेड नहीं करना। तो यहाँ पर भी जब हम लोग आयोडीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे कोई भी फैट एंड ऑयल की, तो यहाँ पर जब हम लोग टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस जगह पे हमें सैंपल प्लस बाकी रिएजेंट ऐड करना है। और जब हम लोग ब्लैंक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस जगह पे हमें सैंपल के बिना सभी रिएजेंट को ऐड करना है। और हर जगह पे मैं ये बोल ही रहा हूँ, जब भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन और ब्लैंक सोल्यूशन जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, करने के बाद हम लोग उसको जब टाइट्रेट कर रहे हैं तो टाइट्रेशंस हमें एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है और उसका एवरेज निकालना है और उस एवरेज को ही हमें कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो हमें टेस्ट सोल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, pipette out the 10 ml of fat, dissolve in a chloroform in a iodinated flux. Then we should add it 20 ml of iodine monochloride reagent to the flux and mix the content in a flux thoroughly and allow the stand for half an hour in a incubated dark condition. इस जगह पे हमें एक पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट, जब हम लोग यहाँ पर आयोडीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर आयोडीनेटेड फ्लास्क यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जब हम लोग यहाँ पर सैंपल आयोडीनेटेड फ्लास्क में डालने के बाद जब उस जगह पे हम लोग 20 ml ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड डालेंगे और उसे कंप्लीटली मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने के बाद हम लोग जब उसको हाफ एन आवर के लिए इंक्यूबेट करेंगे, तो इंक्यूबेट जब हम लोग इसे करेंगे, इंक्यूबेट करने के लिए हमें उसे डार्क कंडीशंस में उसे रखना है। देन वी शुड एडेड द 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू द फ्लक्स एंड आफ्टर दैट द राइजिंग द स्टॉपर and side the flux using the 50 ml of distilled water and titrate against standard sodium thiosulfate solution until the pale straw color is observed. So after that what we do? After that we should added the 1 ml of starch as an indicator in the flux and the purple color are observed. So continue the titration until the color of the solution of the flux turn colorless and disappear of the color is recorded as an एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमें जब टेस्ट सोल्यूशन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और टेस्ट सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करने के बाद उसे हम लोग किस तरीके से टाइट्रेट करेंगे। तो यही सेम चीज़ और यही सेम प्रोसेस को हम लोग ब्लैंक के लिए भी यूज़ करना है। सिर्फ ब्लैंक के लिए हमें क्या नहीं करना, ब्लैंक के लिए हम लोग उस जगह पे 10 ml ऑफ सैंपल जो हम लोगों ने टेस्ट सोल्यूशन के लिए एडिट किए थे, यहाँ पर हमें ब्लैंक के लिए वो एडिट नहीं करना है। दैट मीन्स वहाँ पर हमें क्या क्या करना है ब्लैंक के लिए? ब्लैंक के लिए हमें सबसे पहले आयोडीनेटेड फ्लास्क लेना है। लेने के बाद उस जगह पे 20 ml ऑफ आयोडीनेटेड मोनोक्लोराइड रिएजेंट ऐड करना है। उसके बाद उसे कम्प्लीटली मिक्स करना है और उसके बाद उस सैंपल सोल्यूशन को हमें इंक्यूबेटेड कर देना है इन ए डार्क कंडीशंस पे। उसके बाद उस जगह पे हमें क्या करना है? 10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करना है। देन वी शुड एडेड द 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड वी आर गोइंग टू बी टाइट्रेट अगेंस्ट द सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। और इस जगह पे हमें एक पॉइंट को याद रखना है, हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर यूज करेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पर हम लोग कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर यूज करेंगे स्टार्च एज एन इंडिकेटर। और इस जगह पे हमें और एक चीज़ भी याद रखना है, जब हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं और इस कंडीशन में इंडिकेटर हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ करेंगे, वही इंडिकेटर हम लोग यहाँ पर ब्लैंक सॉल्यूशन के लिए भी यूज़ करेंगे। और हम लोग इसे कंटिन्यूसली टाइट्रेट करते जाएंगे। और कब तक हम लोग टाइट्रेट करेंगे? जब तक हमारा कलर ऑफ द सॉल्यूशन कलरलेस ना हो जाए। जैसे ही वो कलरलेस हो जाएंगे, उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और मैंने सभी को बोला, जब हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितनी बार रीडिंग लेना है? हमें 3 टाइम रीडिंग लेना है और उसके एवरेज को फाइंड आउट करना है। और उसी एवरेज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? उसी एवरेज को हम लोग यहाँ पर एज ए कैलकुलेटेड वैल्यू के हिसाब से कंसीडर करना है। तो अभी जो मैंने प्रोसेस बोला, उसी प्रोसेस को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? 10 ml सैंपल सॉल्यूशन लिए और उस 10 ml सैंपल सॉल्यूशन को क्या किया? हम लोगों ने 20 ml ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड उसके अंदर ऐड किए। डेफिनेटली सभी के सभी एडिशंस कहाँ पर हो रहा है? आयोडीनेटेड फ्लक्स के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद उसे हम लोगों ने हाफ एन आवर के लिए इंक्यूबेटेड किए। कहाँ पर इंक्यूबेटेड किए? डार्क कंडीशन में इंक्यूबेटेड किए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके अंदर
10 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऐड किए, उसके बाद हम लोगों ने उसमें 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड किए, उसके बाद हम लोग उसको टाइट्रेट किए अगेंस्ट द सोडियम थाइसल्फेट सॉल्यूशन, आज जहां पर हम लोगों ने इंडिकेटर यूज किए एज एन स्टार्च, और उस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए उसका जो कलर है वो कलर हम लोग तब तक उसको टाइट्रेट करते रहेंगे जब तक इसका पर्पल कलर वो कलरलेस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो किस तरीके से हम लोग टाइट्रेशंस करेंगे जब हमारे पास सैंपल होंगे फैट एंड ऑयल, और जब हमें इसका फैट एंड ऑयल के आइडेंटिटी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और तब इस कंडीशन में इस प्रोसेस जो मैंने अभी डिस्कस की, इस प्रोसेस से हमें आइडेंटिटी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, आइडेंटिटी वैल्यू तो हम लोग प्रोसेस देख ले, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, मतलब हम लोग इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो सैंपल हमें दिया गया है उसका आइडेंटिटी वैल्यू क्या है। तो इसका फॉर्मूला ये होते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द सोडियम थाइसल्फेट यूज्ड इज इक्वल टू ब्लैंक माइनस टेस्ट इंटू ml, और इसका जो फॉर्मूला आती है वो फॉर्मूला है आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन into volume of sodium thiosulfate used into normality of sodium thiosulfate into 100 into 10 to the power minus 3 divided by weight of sample used फॉर द एनालिसिस इन ग्राम। और इस जगह पे जब हम लोग आयोडीन की इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इस जगह पे हमें याद रखना है जो आयोडीन की इक्विवेलेंट वेट होते हैं 127, और जो नॉर्मलिटी ऑफ द सोडियम थाइसल्फेट जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर 0.1 नॉर्मल। और इसके बाद क्वेश्चन ये जनरेट होते हैं, जो ये जो आयोडीन वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो द आयोडीन वैल्यू इज a measure of unsaturation of oil. The higher the iodine value, the more number of the double bond we can find out, which reflect the रिएक्टिविटी ऑफ द ऑयल। तो इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जो सिग्निफिकेंस आयोडीन वैल्यू का क्या हो सकते हैं। इसको हम लोग सिंपल एक वर्ड में और सिंपल वर्ड में याद रखना चाहे तो इस जगह पे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो आयोडीन वैल्यू से हमें ये पता चल जाते हैं जो फैट एंड ऑयल हमें दिया जा रहा है उस फैट एंड ऑयल के अंदर कितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे उस फैट एंड ऑयल की रिएक्टिविटी को। तो इस जगह पे हम लोगों ने देखा आयोडीन वैल्यू क्या है, उसको किस तरीके से आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट किया जाते हैं, आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इसका कौन सी टाइप की कैलकुलेशंस हम लोग कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, आयोडीन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा आयोडीन वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है हम लोग एसिटाइल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे और एसिटाइल वैल्यू का डेफिनेशंस क्या होते हैं। सो एसिटाइल वैल्यू मींस द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required for neutralization of acetic acid formed by the hydrolysis of 1 gram of acetylated substance is considered as an acetyl value। तो अभी क्वेश्चन वही जनरेट हो रहा है, हमें जो फैट एंड सैंपल दिया जा रहा है और उस फैट एंड ऑयल के हम लोग जब एसिटाइल वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो इसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इसे याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 ग्राम विथ 20 ml of acetic anhydride in 200 ml of flux और RBF flux। That means हमें पहले क्या करना है, 200 ml क्वांटिटी ऑफ RBF flux हमें लेना है, राउंड बॉटम फ्लक्स लेना है। उस जगह पे हमें क्या करना है, 10 ग्राम सैंपल को ऐड करना है 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देन support the flux on a sheet of the heat resistance material with a diameter of 4 centimeter. Then what we do, then boil gently for the 2 hour and cool it। और जब हम लोग इसे हीट करेंगे, इस जगह पे हमें एक पॉइंट को याद रखना है, हम लोग जब इस सैंपल को हीट कर रहे हैं तो इस जगह पे जो बॉयल कर रहे हैं हम लोग इसे एक्सेसिवली हीट नहीं कर सकते हैं, इसे हमें लाइटली एंड जेंटली इसे हीट करना है। और हम लोग इसको हीट कब तक करेंगे, इसे हम लोग हीट करेंगे 2 आवर तक, और जब हीटिंग हो जाए, जब प्रॉपर्ली मिक्सिंग हो जाए सॉल्यूशन एंड सैंपल सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद हमें इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करना है। देन द सैंपल pour the content into the 600 ml water containing beaker। Then we should added the 0.2 gram of pumic powder, and then what we do, then we should boil for 30 minutes and again the cool and transfer to the separator and discard the lower layer, and we should collect the lower layer and wash the acetylated product with the each 50 ml of the warm saturated solution of the sodium chloride। Then shake with the 20 ml of the warm water and then remove the aqueous layer completely। Then we should
pour the analytical substance or acetylated substance into the small disc. Then what we do, then we should added the 1 gram of powder of the anhydrous sodium thiosulfate, stir strongly, and they are going to be filtered. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो हम लोग जब एसिटाइलेटेड वैल्यू को ये फैट एंड ऑयल का निकालेंगे तो हम लोग किस तरीके से उसका एसिटाइलेटेड वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 200 ml RBM फ्लास्क को और राउंड बॉटम फ्लास्क को लेना है। लेने के बाद उस जगह पे हमें क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, जिस 10 ग्राम ऑफ सैंपल को हमें 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ डाल देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक सपोर्ट लेना है आज जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी सपोर्टिंग, जिसके बाद हमें क्या करना है, सपोर्ट द फ्लास्क ऑन द शीट ऑफ द हीट रेजिस्टेंस मटेरियल व्हिच हैविंग द डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। देन उस सैंपल जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया उसे हमें बॉयल करना है 2 घंटा के लिए, और उसके बाद हमें उसे क्या करना है, उसके बाद उसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद क्या करना है, pour the content into the 600 ml of water containing beaker. Then we should added the 0.2 gram of pumic powder. Then again it boil for the 30 minutes and cool and transfer to the separator and discard the lower layer. यहाँ पर हमें याद रखना है, हमें discard the lower layer, and this are again washed with the acetylated product with the each 50 ml of warm saturated solution of the NaCl. Then shake with the 220 ml of the warm water and remove the aqueous layer completely. Then again it is poured into the acetylated substance into the small disc, and then we should be added the 1 gram of powder of the anhydrous sodium sulfate, added it and stir thoroughly, and then we should फिल्टर द सॉल्यूशन। सो इस जगह पे हम लोगों ने देखा जो हम लोग एसिटाइलेटेड वैल्यू को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसको कैलकुलेशंस कैसे करें। जब हम लोग कोई कैलकुलेशंस फाइंड आउट करेंगे और जब हम लोग इसको कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशंस करने के लिए हमें यहाँ पर एक कैलकुलेशंस पार्ट को भी देखना है, और कैसे हम लोग यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ one formula, and formula is acetylated value is equal to 1335 into B minus A divided by 1335 minus A. So इस जगह पे जो A है यहाँ पर सब्स्टिफिकेशन वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस, एंड B है यहाँ पर सब्स्टिफिकेशन वैल्यू ऑफ द एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसका सिग्निफिकेंस क्या देखेंगे। सो इट इज द मेजर ऑफ द हाइड्रोक्सिड एसिड इन ए लिपिड, and you should remember that increase the number of the acetylated value indicate the more amount of the free fatty acid in a sample. तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है हम लोग RM वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, RM वैल्यू है क्या। सो RM वैल्यू जो वैल्यू हम लोग जिसे हम लोग RM वैल्यू बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट ने इस वैल्यू को डिस्कवर किए थे जिसके नाम था रिचर्ड मिसल, एंड उसके नाम के हिसाब से हम लोग इसे RM वैल्यू के नाम से जानते हैं। सो RM वैल्यू क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH required to completely neutralize the soluble fatty acid distilled from 5 gram of fat. So butter also having the RM value, and they are having the range of the 25 to 30, while it is the less than 1 for more other edible oil, and this any adulterant of the butter can be easily tested by the sensitivity of the RM value. That means हम लोग इस जगह पे ये चीज़ याद रख सकते हैं जब हम लोग एज एन एग्जाम्पल बटर को कंसिडर करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द RM वैल्यू, तो उस जगह पे हम लोग जान पाएंगे और हम लोग इसे याद रखेंगे जो बटर के जेनरल RM वैल्यू होते हैं 25 से लेकर 30, और जब इसका RM वैल्यू मैक्सिममली केसेस में हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं जो RM वैल्यू की जो 25 से लेकर 30 के जो रेंज मैंने अभी बोला, ये रेंज में जब चेंजेस आते हैं तो उस जगह पे हम लोग ये बोल सकते हैं जो बटर हमें दिया जा रहा है और दिया जा रहा है टेस्ट करने के लिए वो एडल्ट्रेंट है कि नहीं, वो खराब हो चुका है नहीं कि वो रेंसिड हो चुका है कि नहीं, इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ RM वैल्यू। और यहाँ पर हम लोग एक एपारेटस देख रहे हैं जिसे हम लोग RM डिस्टिलेशन एपारेटस बोलते हैं, और इसे हम लोग RM डिस्टिलेशन एपारेटस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस डिस्टिलेशन एपारेटस को रिचर्ड मिसल्स ने यूज़ की थी, इसीलिए हम लोग इसे रिचर्ड मिसल्स डिस्टिलेशन एपारेटस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे, RM वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसे भी हम लोग अभी जान लेंगे बाय द हेल्प ऑफ वन चार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 ग्राम ऑफ द फिल्टर ऑयल को हमें लेना है,
और लेने के बाद उसे क्लीन करना है, ड्राई करना है, एंड देन वी शुड बी एडेड इनटू द 300 ml of distilled flask. Then we should added the 20 ml of glycerin, and we should added the 2 ml of the concentrated sodium hydroxide solution. Then heat the solution and until completely they are going to be softenify. यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है, हम लोग इसे हीट करते जाना है और हमें इसे तब तक हीट करना है जब तक ये सॉफ्टनिफाई ना हो जाए. Then we should cool the content and added the 90 ml of boiled distilled water, and we should boil the sample up to the 15 minutes. तो इस जगह पे हमें इसे बॉयल करना है और हमें इसको बॉयल कितनी टाइम तक करना है, इसे हमें बॉयल करना है 15 मिनट्स तक. उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो हम लोगों ने जिसे बॉयल किए, जो सैंपल सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया, उस जगह पे हमें 0.6 से लेके 0.7 ग्राम ऑफ प्यूमिक स्टोन हमें उसमें डालना है. एंड देन वी शुड एडेड द 50 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दैट सॉल्यूशन. देन हीट वेरी जेंटली, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हम लोग जब सैंपल सॉल्यूशन को हीट करेंगे हम लोग उसको हेवीली हीट नहीं कर सकते, हमें उसको जेंटली हीट करना है. एंड अनटिल द हम लोग उसे कब तक हीट करेंगे, हम लोग तब तक उसे हीट करेंगे जब तक उसमें से फ्री फैटी एसिड कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए, जब तक वो कंप्लीटली सेपरेट ना हो जाए. देन वी शुड डिस्टिल एग्जैक्टली रिचेस टू द 110 ml mark as in flux, and remove the flame and replace the flux by the 25 ml of measuring cylinder. That means मैं इस जगह पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जब हम लोग इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम लोग तब तक हीट करेंगे जब तक हमारा सैंपल सॉल्यूशन 110 ml ना हो जाए. जैसे हमारा सैंपल सॉल्यूशन हीट करने के बाद 110 ml हो जाएंगे, हम लोग हीट सप्लाई करना बंद कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो सैंपल सॉल्यूशन लिया उस सैंपल सॉल्यूशन को हम लोग 25 ml ऑफ मेजरिंग सिलेंडर के माध्यम से उसे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे. कलेक्ट करने के बाद हम लोग जो सैंपल सॉल्यूशन कलेक्ट कर रहे हैं उस सैंपल सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर करेंगे. और जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो उस जगह पे फिल्टर करने के लिए हम लोग इसे फिल्टर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वाट्समैन फिल्टर पेपर, और जिसका नंबर जनरली हम लोग वाट्समैन नंबर, फोन नंबर ऑफ फिल्टर पेपर हम लोग उसे यूज करते हैं. देन वी शुड pipette the 100 ml of filtrate and added the drop of the phenolphthalein in as an indicator. मतलब यहाँ पर जब हम लोग टाइट्रेशंस करेंगे इस जगह पे हम लोग phenolphthalein को एज एन टाइट्रेंड एज एन इंडिकेटर के हिसाब से यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसे टाइट्रेट एंड उसको हम लोग टाइट्रेशंस करेंगे अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के हिसाब से. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हम लोग किस तरीके से आरएम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें कोई सैंपल फैट एंड ऑयल दिया जा रहा है. तो अभी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो हम लोग जब आरएम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होंगे और कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला होंगे a माइनस बी इंटू n इंटू 11. यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर a यूज किए, a का मतलब ये हो रहा है द वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर फॉर द टेस्ट, एंड b जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, b का मतलब ये हो रहा है जो वॉल्यूम इन ml इन स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर इन ब्लैंक. तो अभी इस जगह पे क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो इसका हम लोग सिग्निफिकेंस क्या देखेंगे आरएम वैल्यू की. सो सिग्निफिकेंस ये देखेंगे, इट इज मेजर द वाटर सॉल्युबल स्टीम वोलेटाइल फैटी एसिड, chiefly the butyric acid present in the fat and oil, and this fat containing like the butyric acid glyceride, and therefore the RM value of the butter fat is higher than the fat of the any other fats, and these are particularly we are going to be use the RM value for the analysis of the butter or margarine likes ऑब्जेक्ट. सो इस जगह पे हम लोगों ने आज देख लिया आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में, जो आयोडीन वैल्यू क्या है, आरएम वैल्यू क्या है और एसिटाइल वैल्यू क्या है, और उसका किस तरीके से हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे और उसका किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे और जब उसका सिग्निफिकेंस क्या होंगे. तो जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो हमें स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशंस किया, डेफिनेशंस, उसका प्रोसीजर्स, इसका कैलकुलेशंस और सिग्निफिकेंस, उसी तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशंस करना है. तो आज के वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, और वो पॉइंट है hydrogenations of oil and second rancidifications of oil. So इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को एंड सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स कर रहा है और मुझे लॉट्स ऑफ अच्छे से अच्छे कमेंट्स कर रहा है. सो thank you each and every students and each and every viewer for your supports and for your valuable comments. Thank you and thank you again.